आज का टॉपिक है समाज शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। एक्चुअली समाज शास्त्र की जो उत्पत्ति है वह दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। दर्शन शास्त्र से समाज शास्त्र पैदा हुआ है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि जब इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो रॉबर्ट बिरस्टीड का एक कथन है कि सोशियोलॉजी का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास इसका छोटा है। सोशियोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट बट ओनली अ शॉर्ट हिस्ट्री। इसका कहने का तात्पर्य है कि सोशियोलॉजी विषय के रूप में जब से जाना गया उसका इतिहास लगभग 200 सालों का है। इसके अलावा अगर यदि समाज शास्त्र के जो कंटेंट है, जो उसकी विषय वस्तु है, जो उसका अध्ययन है, वह बहुत प्राचीन समय से होता चला आ रहा है। टीबी बोटोमोर साहब ने इसके उत्पत्ति के 4 चरण बताए हैं। जो प्रथम स्टेज है, प्रथम चरण है जो समाज शास्त्र का, उसमें 2 राइटरों का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है, 2 लोगों का नाम लिया जाता है, जिसमें प्लेटो जिसकी रचना रिपब्लिक है तथा अरस्तु उसकी रचना इथिक्स एंड पॉलिटिक्स है। इन 2 रचनाओं में हमें समाज शास्त्र के विषय वस्तु की चर्चाएं देखने को मिलती हैं। इसमें परिवार, स्त्रियों की स्थिति, प्रथा और परंपराओं का जिक्र मिलता है। इसके अलावा इस स्टेज में मनु का नाम आता है, कौटिल्य का नाम आता है, सिसरो, सेंट ऑगस्टाइन का नाम लिया जा सकता है। तो इस तरीके से अब आता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसमें जो नाम आता है वह है थॉमस एक्विनस तथा दांते का नाम फेमस है। इसमें यह बताया गया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए संस्कार नामक संस्था की आवश्यकता पर बल दिया गया था। यह द्वितीय जो स्टेज है, इसमें जो संस्कार नामक जो संस्था पर जो बल दिया गया, यह क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है कि संस्कार नामक संस्था सोशियोलॉजी के उत्पत्ति के चरण में किस चरण में आई है, तो द्वितीय चरण में आता है। इसलिए जो है कि इसको फोकस रखिए कि द्वितीय चरण में इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हुई हैं। तो एक तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको सामाजिक प्राणी मान लिया गया है। दूसरा है कि संस्कार नामक संस्था पर बल दिया। थर्ड स्टेज 15वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का काल माना जाता है। इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हुई उसमें क्या है कि तार्किकता आ गई थी। लोगों के जीवन को समझने के लिए या जनजीवन की समस्याओं को समझने के लिए तार्किक शक्तियों का प्रयोग होना शुरू हो गया था, या दूसरे शब्दों में कहने कि हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने लगे थे। इसी काल में, इसी थर्ड स्टेज में हाब्स, लॉक, रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत आया। उसके बाद से मॉन्टेस्क्यू की रचना द स्पिरिट ऑफ लॉज आई, जिसमें मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। इसी काल में मॉन्टेस्क्यू की रचना यूटोपिया, इसमें सामाजिक समस्याओं को समझने का प्रयास किया गया, दिन प्रतिदिन की समस्याओं को समझने का प्रयास किया गया। इसी काल में माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत आया, विको की द न्यू साइंस आई, एडम स्मिथ का आर्थिक मानव का सिद्धांत आया। तो इस तरीके से यह थर्ड स्टेज रेशनैलिटी को लेकर के, तार्किकता को लेकर के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये थर्ड स्टेज रहा। अब आता है चौथा चरण, फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज ऑगस्ट काम्टे के जन्म के सन से ही माना जाता है। 1798 ईस्वी में ये पैदा हुए थे, तब से ये जो है कि फोर्थ स्टेज माना जाता है। इसमें जो फोर्थ स्टेज है, इसमें 2 महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई, उसका जिक्र होता है। एक है औद्योगिक क्रांति, जिसका काल है 1750 से 1760 तक,
के आसपास में ये औद्योगिक क्रांति का काल माना जाता है, जो इंग्लैंड से शुरू हुआ था। इंग्लैंड की क्रांति की देन ये है कि नए नए आविष्कार होने लगे थे, लोगों के विचारों में परिवर्तन होने लगे थे, और नए नए आविष्कार होने की वजह से लोगों का जीवन में सोचने का जो नज़रिया था वो चेंज हो रहा था। तो एक प्रकार का ये औद्योगिक क्रांति ने जो है कि चेंज लाया। दूसरी तरफ फ्रांस की क्रांति का जो है कि बहुत बड़ा योगदान है समाजशास्त्र की उत्पत्ति में। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, और फ्रांस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था। और पूरे विश्व को प्रभावित करने में होता क्या है कि यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं। लेकिन पहले यह देख लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति एक्चुअल में किन कारणों से हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति, सबसे बड़ी बात है कि पूरा यूरोप जो है कि चर्च के जो क्रिश्चियनिटी जो धर्म है उसमें बिल्कुल जकड़ा हुआ था। और जहाँ अगस्ट काम्टे पैदा हुए थे फ्रांस में, यहाँ पर इनके माता पिता कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, और कैथोलिक धर्म वहाँ प्रचलन में था। तो वहाँ पर था क्या कि जिस समय फ्रांस की क्रांति उस समय लुई 14वां शासन कर रहा था। लुई 14वां जो बहुत ही अकर्मण्य था, और राजकोष पर बहुत विशेष ध्यान न देने के कारण राजकोष खाली हो गया था। तो होता क्या है कि उसमें पहले वर्ग को समझ लेते हैं कि असंतुष्टि का कारण था क्रांति का। तो उसमें 4 मेनली जो है कि कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। एक है पोप अथवा पादरी, फादरों का फादर, जिसको पोप कहा जाता है क्रिश्चियन धर्म में। तो एक तो पोप था, दूसरा था राजा, किंग, जो राजशाही उस समय प्रचलन में रही, तो किंग हुआ करता था और राजशाही परिवार के लोग थे। उसके बाद से जो तीसरा जो कैटेगरी है उस राज्य में रहने वाले लोगों की, वो है लैंडलॉर्डों का, जमींदारों का, या राजशाही परिवार के लोगों की जो ज़मीनें थी जमींदारों का है। और जो चौथा जो है वह है कृषक मजदूरों का, जो कृषक मजदूर हुआ करते थे, खेतों में जो काम करने वाले थे वह थे। और पांचवा जो है कि काम था वह है शिल्पकारों का। तो जिसमें सबसे दयनीय दशा थी वह शिल्पकारों की दशा थी, क्योंकि उस तत्कालीन परिस्थितियों में शिल्पकारों का कोई मान सम्मान राज्य के अंतर्गत नहीं था, और टैक्स इनसे बहुत ज़्यादा लिया जाता था। तो अब बात करते हैं कि असंतुष्टि का कारण क्या था। क्योंकि जो और मैंने शुरुआती दौर में ही ये बताया था कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। तो जिस वक्त फ्रांस की क्रांति हुई तत्कालीन परिस्थितियों में, उस समय का दर्शन क्या था। दर्शन यह था कि व्यक्ति धरती पर पैदा होता है सिर्फ दुख भोगने के लिए। वह दुख भोगने के लिए अथवा दंड पाने के लिए यहाँ धरती पर आता है। और जो गॉड है, जो हेवन में बैठा हुआ है, स्वर्ग में बैठा हुआ है, वह जो है कि कभी भी अपने दंड देने के लिए नहीं आता है। वह धरती पर 2 लोगों को नियुक्त किया है, एक पोप है अथवा पादरी है, और दूसरा राजा है। और उसमें एक और भी बातें हैं। उसमें और एक बात क्या थी कि जो राजा के जो अधिकार हैं वह जो है कि पादरी से कम है। क्योंकि उस समय एक जो है प्रथा प्रचलन में थी कि आप कम से कम साल भर के अंदर जितने भी प्रकार के जो अनैतिक काम किए अथवा पाप किए हैं उसको पादरी के सामने जाकर कन्फेस करना पड़ता था, उसको बताना पड़ता था। हुआ ये कि अब उसमें यह धार्मिक मान्यता इतनी ज़बरदस्त थी, रूढ़ियाँ इतनी अधिक व्याप्त थी कि लोगों को उनके पास जाना पड़ता था। और परिणाम में होता क्या था कि जो पादरी वर्ग था या फादर थे, छोटे छोटे चर्चों में छोटे छोटे लोग जाते थे, जो पोप थे उनके पास राजशाही परिवार के लोग, अमीर घराने के लोग वहाँ पर जाया करते थे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। तो उनसे कॉन्फ्रेंस करके जब बताया जाता था, बेशक वह उस समय के तत्कालीन समाज में लोगों को आपके पाप का पता है कि नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अगर आपके द्वारा अगर यदि कोई अनैतिक काम हुआ है तो वह पादरी को अथवा पोप को बताना आपको अनिवार्य होगा। वह पादरी यह निश्चित करेगा कि आपको दंड किस प्रकार का दिया जाएगा, क्योंकि वह आर्थिक दंड भी दे सकता था, शारीरिक दंड भी दे सकता था, वो जिस तरीके का चाहे उस तरीके का काम। हुआ क्या कि यह दंड देने का जो विधान रहा उसमें लोगों को इनके पास सभी प्रकार की विलासिता जीवन बिताने के लिए जितनी भी आवश्यकताएं थी इनको उस स्तर पर
परिपूर्ण कर दी जाती थी, फुलफिल कर दिया जाता था, क्योंकि किसी को आर्थिक दंड लगाते थे, किसी को मानसिक लगाते थे, किसी को शारीरिक लगाते थे, किसी को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था। तो ये चीज़ें रहा कि जो सत्ता थी एक्चुअल में वह धर्मगुरुओं के पास, अथवा दूसरे शब्दों में पादरी अथवा पोप के पास हुआ करती थी, और दूसरे नंबर पर आता था किंग, राजा। अब हुआ क्या कि लुई 14वां के शासन काल में राजकोष खाली हो रहा था। उसके पीछे रीजन क्या था कि उसकी एक पत्नी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत सुंदर थी, कि सी इज ब्यूटीफुल बट फुलिश, वह सुंदर थी किंतु मूर्ख थी। अच्छा, इसका प्रमाण कैसे मिलता है? क्योंकि एक बार उसी दौरान जो है कि अकाल पड़ा होता है, राज्य की जो जनता होती है, गरीब जनता, वह खाने के बगैर मर रही होती है, तो वह राज दरबार में जाते हैं पूरी जनता, और वहाँ पर यह डिमांड किया जाता है कि आप जो है हमें रोटी दो। तो वह राजा जवाब देने के लिए ना आकर के, उसकी जो रानी है क्वीन, वह आती है जवाब देने के लिए, और वो कहती है कि अगर रोटी नहीं मिलता है तो ब्रेड खा लो। यह इसके एक वाक्य से यह साबित होता है उनके विलासितापूर्ण जीवन की बात को, कि जो एक्चुअल में जो रोटी है वह गेहूं के आटे से बनता है, ब्रेड भी गेहूं के आटे से बनता है। इसका मतलब यह एक शब्द, यह एक वाक्य यह उनके विलासितापूर्ण जीवन को बताता है कि वह सारे सुख सुविधाओं को उपभोग तो कर रही है, लेकिन वह कहाँ से आ रहा है इसके बारे में उसको नहीं मालूम है। तो ये चीज़ें, ये उसकी मूर्खता का परिणाम, प्लस जो राजा के ऊपर वह दबाव डालती थी कि आप हमारे मायके वाले लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाइए। तो जहाँ पर क्वालिटी के आधार पर, योग्यता के आधार पर अगर यदि महत्वपूर्ण पदों पर नहीं बैठाया जाएगा तो उसका दुष्परिणाम तो झेलना लाजमी है, उसे झेलना तो पड़ेगा, आने वाले समय में उसको जो है कि चुकाना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि राजकोष खाली हो गया। राजा यह चाहता था, जो किंग, कि अब हम दोबारा जनता के ऊपर टैक्स लगाएंगे। जब राजकोष जब खाली होने लगा तो कहा कि हम टैक्स लगाएंगे। जब टैक्स लगाने की बात आई तब तब जनता जो है भड़क गई। अच्छा, भड़की क्यों? क्योंकि वह खुद ही खाने के बगैर मर रही है, तो आपको टैक्स अलग से कहाँ से देगी। अच्छा, एक और भी असमानता थी, असमानता एक और भी थी कि जो पोप या पादरी था, जो धर्मगुरु जितने भी थे राज्य में, वह सब टैक्स से मुक्त थे। जो राजा और राजा के रिश्तेदार या जो जमींदार लोग थे, वे लोग भी टैक्स से मुक्त थे। अच्छा, टैक्स किसको देना पड़ता था? वह थी गरीब जनता, जो कृषक मजदूर थे वह, और जो शिल्पकार थे उनको, और किसानों को, इनको टैक्स देना पड़ता था। और इनके यहाँ अकाल पड़ा हुआ है तो टैक्स देंगे कहाँ से? तो यह टैक्स जो वसूल करने की जो परंपरा थी, उसमें भी जो असमानता थी कि जो धर्मगुरु जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पदों पर बैठा हुआ है, वह भी जो है कि कहीं न कहीं टैक्स से मुक्त है और उसको विलासितापूर्ण जीवन को जी रहा है। तो इस तरीके से जनता बिल्कुल असंतुष्ट जब हो गई, तो जनता जो है एक हॉल को बुक करती है और वो कहती है कि हम यहाँ पर मीटिंग करेंगे और इन समस्याओं के बारे में राजा से हल निकालने के लिए कहेंगे, अपने किंग से। लेकिन वह उस हॉल को ही बंद करवा देता है। तो जनता और ज़्यादा भड़क जाती है। जब ज़्यादा और भड़कती है तो वह कहीं दूसरे जगह एकत्रित होकर के और पूरे राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए आगे बढ़ती है। उसमें जो शिल्पकार और दस्तकार जो वर्ग था वह, और जो खास करके जो क्रांति हुई है, औद्योगिक क्रांति, तो उसमें जो मजदूरों के लिए जो ज़रूरत थी, तो वो मजदूर, तो वो मिल मालिक कुछ सहयोग किए थे किसानों का, जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति को अंजाम दिया जा सका और उसके अंतिम रूप में उसके परिणाम तक पहुंचाया जा सका। अच्छा, ये जो क्रांति हुई, इसमें जो सबसे मुख्य बात पूरी दुनिया को जो प्रभावित किया और जो निकल करके सामने आया, इसके 3 मूल मंत्र हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात निकल करके सामने आती है। तो ये 3 मूल मंत्र, स्वतंत्रता, समानता और, तो तत्कालीन जो परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं कि उस समय का जो दर्शन था कि धरती पर व्यक्ति किस लिए आता है? दुख भोगने के लिए और दंड भोगने के लिए। इसके बाद कुछ औद्योगिक क्रांति हुआ, पुनर्जागरण काल आया, और भी तमाम इतिहास में और घटनाएं घटी। उसमें एक नाम आता है लियोनार्डो दा विंची का, जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी एक कास्ट के टुकड़े पर, जो आज भी फ्रांस के म्यूजियम में रखी गई है।
और वह खरबों रुपए की पेंटिंग है, उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। तो जब मोनालिसा की पेंटिंग बनती है, कुछ और भी वैज्ञानिक हुए, कुछ और लोगों का नाम जो है कि आया सामने, कि जिन्होंने पोप की सत्ता को चैलेंज किया, स्वर्ग की सत्ता को, कि स्वर्ग क्या है एक्चुअल में, कहाँ है, कैसे है, उस पर लोग तर्क करना शुरू किए। क्योंकि आपका थर्ड स्टेज में ही तार्किक युग शुरू हो गया था, वैज्ञानिक विधियों के अनुसार हमने बताया है कि तार्किक युग शुरू हो गया था। और फोर्थ स्टेज एक ऐसा ही स्टेज था जिसमें कि फ्रांस की क्रांति हो चुकी है, अगस्त कांटे पैदा हो चुके हैं, 10 साल बाद पैदा होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब जो है कि जो दर्शन था वो बिल्कुल पलट दिया गया, क्योंकि मोनालिसा की पेंटिंग बनी, उसके बाद से धीरे धीरे और जो चित्रकार थे वह नदियों, पहाड़, झील, झरनों, सीनरीज की पेंटिंग वगैरह बनाने लगे। उससे हुआ क्या कि लोग कहें कि हमने स्वर्ग तो देखा नहीं, कि हेवन तो देखा नहीं कि कैसा होता है। यह धरती पर अगर यदि हम हैं, हम दुख भोगने आए हैं, सुख भोगने आ रहे हैं, इससे नहीं मतलब है। हमको यह देखना होगा कि इस यहाँ की दुनिया कैसी है, क्योंकि उससे पहले परलोक की बात की जाती है, पारलौकिक दुनिया की बात की जा रही थी। लेकिन जब पुनर्जागरण काल आया, औद्योगिक क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति के बाद से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की जाने लगी, तो ये जो दर्शन था उस समय का, उसका ठीक उल्टा काम हुआ। तो जहाँ से तार्किकता शुरू होती है और वैज्ञानिक, तो ये चीज़ें हैं कि उस समय के दर्शन को ही पलट दिया गया, तब सोशियोलॉजी की उत्पत्ति होती है फाइनली। तो जब सोशियोलॉजी की जो उत्पत्ति होती है वह अगस्ट काम्टे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सोशियोलॉजी एक्चुअल में उत्पत्ति होती है तो क्या होता है शुरुआती दौर में। तो अगस्ट काम्टे फ्रांस में पैदा होते हैं, फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर पैदा होते हैं। इनके माता पिता कट्टर राजभक्त होते हैं, राजशाही प्रथा के कट्टर राजभक्त होते हैं और कैथोलिक धर्म के पुजारी होते हैं। और अगस्ट काम्टे बचपन से ही कहीं न कहीं वह उस कैथोलिक धर्म की जो रूढ़िवादिता है उसके विरोध में रहते हैं। और इनकी मुलाकात जब इनके गुरु सेंट साइमन से होती है, और सेंट साइमन से होने के बाद वो जो है कि समाज को समझने, जो इतने प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे थे उसको समझने के लिए उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि समाज में इतने चेंजेज हो रहे हैं, तो इसको समझने के लिए हमें एक अलग विज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा उन्होंने अपने शिष्यों से बताया, जिसमें अगस्ट काम्टे भी उनके शिष्य थे। और वह जो है कि सोशल बायोलॉजी नाम देना चाह रहे थे, समाज शास्त्र का नाम पहले सोशल बायोलॉजी देना चाह रहे थे। तो अगस्ट काम्टे उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर के उन्होंने पहले सोशल फिजिक्स नाम दिया, 1834 ईस्वी में सोशल फिजिक्स नाम दिया। लेकिन यह नाम जो है अगस्ट काम्टे के साथ पेटेंट नहीं हो पाया। यह जो है कि नाम किसी इंग्लैंड के एक दूसरे समाजशास्त्री कह सकते हैं, या दूसरे विचारक के नाम, उनका नाम एडोल्फ क्वेटलेट उनका नाम है, उनके साथ जो है को पेटेंट होता है सोशल फिजिक्स, जो 1834 में। उसके बाद 1838 में इन्होंने नाम रखा है सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई या इस स्टेज पर आ गए। अब अगस्ट काम्टे से रिलेटेड जो भी उनकी परिभाषाएं हैं और सोशियोलॉजी की उत्पत्ति अब हो चुकी 1838 में, तो अब उसके बारे में अगली वीडियो में बताया जाएगा। और ये जितने भी मैंने बताया है अभी